Hello friends, today video is about Indian Contract Act. So, without Contract Act, it would have been difficult to carry on trade or any other business activity. इसके कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिना कोई भी एक्टिविटी या ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटी करना मुश्किल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है हमारा, जो कि बोलता है कि इसे 1 सितंबर 1872 में लागू किया गया था पूरे देश में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। दिस एक्ट मोस्टली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और इसकी एक डेफिनेशंस हैं और एक ये है पर्सन सेक्शन एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन इन्फोर्सिबल sorry for the glitch guys, a contract is an agreement enforceable by law। मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो कानून के द्वारा लागू किया गया एक अनुबंध है, ठीक है। यही एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट में मेन डिफरेंस है। एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। अब कहने का मतलब ये है कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है क्या। इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति वो काम ना करे या हमें बदले में कुछ ना दे रिटर्न में, तो हम उसे कानून से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, लॉ के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। सो इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऑफ़र आता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस आती है। जब कोई एक इंसान ऑफ़र देता है और दूसरा उसे मंजूर कर लेता है, यही होता है हमारा ऑफर्स एंड प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ठीक है। और प्रोमिस, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस, जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रपोजल तो वो हमारा प्रोमिस बन जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कौन से वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट एंड लॉफुल कंसिडरेशन लीगल ऑब्जेक्ट। मतलब सेक्शन 10 बोलती है कि वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 10 के अंतर्गत आते हैं और लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और फ्री कंसेंट के होते हैं। वो कौन से हैं? द एसेंशियल एलिमेंट, तो सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर पार्टीज़ के बीच लीगली कैपेबल होना चाहिए। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो पार्टी कर पाए, कैपेबल हो, ठीक है। जेन्युइन कंसेंट या फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज़, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज लीगल, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो सर्टेन रहने चाहिए। द एग्रीमेंट इज़ कैपेबल, जो एग्रीमेंट है वो कैपेबल, जो परफॉर्म करने के योग्य होना चाहिए, और जो पार्टीज़ हैं वो भी उसे पूरा कर पाए। इन द सेंस ऑफ जो हमारा एग्रीमेंट है वो भी मतलब ऐसा होना चाहिए जिसे हम परफॉर्म कर पाए और पार्टीज़ भी परफॉर्म कर पाएँ। ये कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि मतलब कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। एक है अनसाउंड माइंड, मतलब पागल या माइनर जो 18 के नहीं है, और फिर जो ऐसे लोग जो लॉ के द्वारा मतलब जिन्हें मना की गई ये कानून में आने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। देन आते हैं हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आता है, लाइक कि इंश्योरेंस इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। चाहे वो लॉस खुद के द्वारा किया गया हो या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति को लॉस से बचाने के लिए, चाहे वो लॉस खुद का हो या किसी और ने किया हो, उससे बचाने के लिए जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जब एक इंसान दूसरे इंसान को लॉस से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देन आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलता है जैसे दो इंसान हैं, ठीक है। अगर एक इंसान है और वो बैंक में लोन लेने के लिए गया,
पर बैंक वाले ने मना कर दिया। वो तीसरा इंसान आया जो कि बिजनेसमैन है या कोई भी है, वो बैंक से बोलता है कि अगर ये इंसान पैसे ना दे तो मैं दे दूँगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि आपको मतलब पता लग जाए। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट, ये एक बाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट को हम सिंपली समझे तो लाइक आपका फ्रेंड अगर आपसे पेन या कॉपी मांगे तो आप मतलब पेन या कॉपी उसे दे दोगे। ये अगर जैसे होता नहीं है क्लास में कोई किसी के पास पेन ख़त्म हो गया हो तो अपने दोस्त से पेन मांगता है तो और उसका दोस्त उसे पेन दे देता है और कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या करता है, अपना पोसेशन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट। जैसे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो उसे ठीक करवाने के लिए देना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट का मतलब होता है पोजेशन ट्रांसफ़र करना। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज़ ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट, पर ये नैरो है, नैरो नेचर का है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, प्लेज का मतलब होता है गिरवी। जब हम किसी चीज़ को गिरवी रखते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, पर ये एक लोन होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में एक मेन डिफरेंस ये है कि वेलमेंट में मतलब सिक्योरिटी को लोन की तरह सेम रखा जाता है। ये तो ऐसे मतलब पोजेशन की ट्रांसफ़र दी जाती है, बट प्लेज में पोजेशन नहीं, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि जब किसी चीज़ को हम गिरवी रखते हैं, लाइक वेलमेंट अपने दोस्त को पेन देना, और प्लेज मतलब अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम मतलब अपनी चीज़ों को गिरवी रख देते हैं और जब हम पैसा ना लौटा पाएँ तो वो चीज़ उन्हीं के पास रह जाती है। वही होती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अगला आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक प्रिंसिपल होता है एक और एक एजेंट होता है और एक बायर होता है। लाइक अगर हम अपने मतलब कुछ चीज़ बेचना चाहते हैं, लाइक अपनी बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, तो हम किसी बंदे को हायर करते हैं, ब्रोकर या किसी को भी हायर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एजेंट। वो एजेंट हमारे बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, हमारी बिल्डिंग है तो हम क्या हुए, प्रिंसिपल। हमने एक बंदा हायर किया अपनी बिल्डिंग को बेचने के लिए तो वो क्या हुआ, एजेंट, और जो खरीदेगा वो हुआ बायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।